हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर लॉन्च के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग पुनः आज के टॉपिक को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने कल रफ़ी उद दौला तक देखे थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है दोस्तों, यह मुगल साम्राज्य के पतन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों, कल तक हम लोगों ने देखा था कि सैयद बंधुओं द्वारा निर्मित शासक एक एक करके धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। ठीक है, जैसे शुरू में उसने फर्रुखसियर को बनाया। ठीक है, उसके बाद फर्रुखसियर से तंग आकर के उसे ही बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि करके हटा दिया। ठीक है, उसके बाद रफ़ी उद दरजात को बनाया, जो कि क्षय रोग के कारण मात्र 2 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वह भी मुगल साम्राज्य पद से हट जाता है। ठीक है, उसके बाद से नेकुसियर विद्रोह करके आगरा में और अगला मुगल बादशाह बनने की कोशिश करता है, परंतु सैयद बंधुओं द्वारा उसके विद्रोह को निर्ममता पूर्वक दबा दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद से अगला मुगल बादशाह रफ़ी उद दौला बनता है, परंतु उसकी भी किस्मत साथ नहीं देती है और केवल 4 महीने बाद ही रक्त अतिसार के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के भी टॉपिक में हम लोगों को सैयद बंधु के रणनीति को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या होता है। हम लोगों ने कल देखा था कि 1719 ईस्वी में रफ़ी उद दौला की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैसे ही रफ़ी उद दौला की मृत्यु होती है, मुगल बादशाह पद के लिए सैयद बंधुओं के समक्ष पुनः समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि सैयद बंधु स्वयं को मुगल बादशाह घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यदि वे अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देते तो यह भारतीय लोगों के बीच एक जन समस्या खड़ा कर देता। ठीक है, और इनको बहुत ही बड़ी जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है। इसमें मैंने बताया था कि सैयद बंधुओं में पहला नाम आता है अब्दुल्ला खां का। ठीक है, अब्दुल्ला खां, और दूसरा नाम आता है हुसैन अली खां। ठीक है दोस्तों, हुसैन अली खां। अब देखिए क्या होता है, इन सैयद बंधुओं द्वारा पुनः एक योजना बनाई जाती है और उसी के तहत मोहम्मद शाह को अगला मुगल बादशाह बना दिया जाता है। ये जो मोहम्मद शाह था, इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। ठीक है दोस्तों, रोशन अख्तर, जो कि जहान शाह का पुत्र था। जहान शाह, ठीक है, जहान शाह के विषय में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यह जहान शाह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जहांदर शाह का छोटा भाई था, जिसकी हत्या जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां की मदद से करवा दी थी, और उसी का पुत्र था रोशन अख्तर, जिसे सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला के बाद 1719 ईस्वी में अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो मोहम्मद शाह था, यह औरतों की संगति बहुत ही अधिक पसंद करता था और यह दिन भर हरम में रहा करता था। यही कारण है कि इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए, जब मोहम्मद शाह बादशाह बना भारत का, ठीक है, तो इसने जो था, यह अपने आप को सैयद बंधुओं के चंगुल से मुक्त करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि अब तक यह जान चुका था, ठीक है, कि सैयद बंधु जो है अपने स्वार्थ में किसी भी शासक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही उन शासक द्वारा अपने विवेक से किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने की कोशिश की जाती है, सैयद बंधु उसमें हस्तक्षेप करते हैं, और यदि उसके बावजूद भी वे शासक सैयद बंधुओं की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें अपने पद से हट जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सैयद बंधु द्वारा जो फर्रुखसियर का तख्ता पलट कराया गया था बालाजी विश्वनाथ की मदद से, वह पूरे भारत में एक लहर की तरह फैल गया था। ठीक है, यहां से सैयद बंधुओं की जो वास्तविक लिप्सा थी, यह पूरी जनता के समक्ष प्रकट हो गई थी। यही कारण था कि मोहम्मद शाह अब धीरे धीरे सैयद बंधुओं की रणनीति को समझने लगा था। ठीक है, और वह भी जानता था कि यदि सैयद बंधु जीवित रहेंगे, ठीक है, तो वे हम पे दबाव बनाएंगे और मुझे इनकी हाथों की कठपुतली बने रहना ही पड़ेगा। ठीक है, यही कारण है कि मोहम्मद शाह
सैयद बंधुओं को हटाने का एक उचित योजना बनाना शुरू किया। और इसी क्रम में मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनक्लिज खां को अपना मोहरा बनाया। ठीक है, और यही चिनक्लिज खां है जिसे फर्रुखसियर ने दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी दी थी। ठीक है दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था इसको। परंतु कुछ ही दिनों बाद फर्रुखसियर द्वारा चिनक्लिज खां को दक्कन से हटा करके और मालवा की सूबेदारी दे दी गई थी। तो जब मोहम्मद शाह योजना बना रहा था सैयद बंधुओं को हटाने का, ठीक है, इन्हें मारने का, तो वह चिनक्लिज खां को अपना मोहरा बनाया और चिनक्लिज खां के पास एक शर्त रखी। ठीक है, वह शर्त क्या था कि मोहम्मद शाह ने कहा कि आप सैयद बंधुओं को जान से मार दीजिए और इसके बदले में अब जो भी पद कहिएगा मैं आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन सैयद बंधुओं को मारना इतना भी आसान नहीं था। तो इस क्रम में एक योजना बनाई गई मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा कि आपका जो मालवा प्रदेश है वहां पे अपने आप को आप स्वतंत्र करिए। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा करिए और आपके ही विद्रोह को दबाने के लिए मैं हुसैन अली खां को आपके प्रदेश में भेजूंगा और वहां पे हुसैन अली खां के साथ मेरे कुछ विश्वास पात्र भी होंगे जो आपके युद्ध में मदद करेंगे और आप हुसैन अली खां को पराजित करके इसको जान से मार दीजिएगा। और जैसे ही हुसैन अली खां की मृत्यु हो जाती है अब्दुल्ला खां कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, और उसे भी हम लोग आसानी से मार पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चिनक्लिज खां बिल्कुल बहादुर शाह की बनाई योजना पे कार्य करता है और वह अपने आप को मालवा प्रदेश में स्वतंत्र घोषित कर देता है। और ठीक उसी योजना के अनुसार मोहम्मद शाह रंगीला ने हुसैन अली खां को, ठीक है, हुसैन अली खां उसी समय का मीर बख्शी हुआ करता था अर्थात सेनापति था। तो यही कारण था कि हुसैन अली खां को उस विद्रोह को दबाने के लिए मालवा प्रदेश जाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, कहां जाना पड़ा? मालवा प्रदेश। और मालवा प्रदेश जब जाता है हुसैन अली खां तो वहां चिनक्लिज खां ने इसे पराजित कर दिया। ठीक है, और पराजित करने के उपरांत हुसैन अली खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये जो चिनक्लिज खां है इसकी हत्या करवा देता है और 1722 ईस्वी आते आते अब्दुल्ला खां की भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसकी भी हत्या करा दी जाती है। इस प्रकार 1722 ईस्वी तक मोहम्मद शाह रंगीला पूर्ण रूप से सैयद बंधुओं के चंगुल से मुक्त हो जाता है और इसका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपने शर्त के मुताबिक 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनक्लिज खां को अपना वजीर नियुक्त कर दिया। ठीक है, 1722 ईस्वी में चिनक्लिज खां को वजीर नियुक्त कर दिया। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है दोस्तों, परंतु यह जो चिनक्लिज खां था यह बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। यह किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता था और साथ ही साथ यह मोहम्मद शाह के व्यवहार और दिल्ली के जो भी मुख्य अधिकारीगण थे उनके षड्यंत्र से बहुत ही तंग आ चुका था। ठीक है दोस्तों, अब इसका मन दिल्ली में नहीं लग रहा था। यही कारण है कि चिनक्लिज खां मोहम्मद शाह रंगीला को बिना बताए ही दक्कन प्रदेश चला जाता है। ओके, पुनः कहा जाता है? दक्कन प्रदेश। परंतु एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, जब फर्रुखसियर द्वारा चिनक्लिज खां को दक्कन प्रदेश से हटा करके मालवा की सूबेदारी प्रदान की गई थी, ठीक है, तो उस समय जो दक्कन प्रदेश की सूबेदारी है वह किसके हाथों में आ गई थी? तो वह मुबारिज खां के हाथों में आ गई थी। मुबारिज खां। ठीक है, अर्थात जब यह दक्कन प्रदेश पहुंचा था 1723 ईस्वी में, ठीक है, तो उस समय दक्कन प्रदेश का सूबेदार कौन था? मुबारिज खां। ठीक है, अब जो मुबारिज खां था बिना संघर्ष के तो यह दक्कन प्रदेशों को चिनक्लिज खां को सौंप नहीं सकता था। यही कारण है कि चिनक्लिज खां और मुबारिज खां दोनों के बीच 1724 ईस्वी में एक युद्ध होता है। ठीक है, 1724 ईस्वी में, ठीक है, जिसे सुकरखेरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुकरखेरा का युद्ध। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1724 ईस्वी में चिनक्लिज खां और मुबारिज खां के बीच सुकरखेरा का युद्ध होता है जिसमें मुबारिज खां पराजित होता है। ठीक है, और चिनक्लिज खां विजयी होता है। ओके दोस्तों, अब जब चिनक्लिज खां यहां पे विजयी हो जाता है तो वह अपने आप को दक्कन प्रदेश का
नवाब घोषित कर देता है, ठीक है, और दक्कन प्रदेश को अपने ही नेतृत्व में स्वतंत्र कर देता है और हैदराबाद को दक्कन प्रदेश की प्रथम राजधानी बने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसा कार्य किया था चिनखलीज खान ने, उसके अनुसार मोहम्मद शाह रंगीला को इस पे गुस्सा होना चाहिए था, इसके विद्रोह का निर्ममता पूर्वक दमन करना चाहिए था, क्योंकि एक शासक का कर्तव्य बनता है कि यदि उसके साम्राज्य का कोई भी क्षेत्रीय शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है तो उसका दमन करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहिए। ठीक है, इसी से उसके साम्राज्य का विस्तार संभव होता है। ठीक है दोस्तों, मगर मोहम्मद शाह रंगीला एक कमजोर दिल शासक था, वह चिनखलीज खा के विद्रोह को दबाने के बजाय उसको और प्रोत्साहित किया और 1725 ईस्वी में ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनखलीज खा को आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया। ठीक है, इससे चिनखलीज खां की जो छवि थी, ठीक है, उसमें वृद्धि हुई और चिनखलीज खां अब अपने मन मुताबिक डिसीजन लेने लगा, कहां, दक्कन प्रदेशों में। ओके दोस्तों, परंतु यहां पे मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा एक शर्त रखी गई थी कि आप दक्कन प्रदेश में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है, ठीक है, मैं इसको मानूंगा, इसमें कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको भी एक बात माननी होगी। वह क्या थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने यहां पे कहा कि यदि मेरे ऊपर या मुगल साम्राज्य के ऊपर किसी प्रकार के विदेशी या देशी आक्रमण होते हैं तो उसमें, अर्थात चिनखलीज खां, आपको उसमें हमारी मदद करनी होगी, ठीक है, और मुगल सेना का नेतृत्व आपको संभालना होगा। चिनखलीज खां के लिए यह एक बहुत ही गर्व का विषय था, ठीक है, क्योंकि वह अपने प्रांत को तो स्वतंत्र रख ही रहा था, साथ ही साथ इसके बावजूद मुगल साम्राज्य में उसको एक बहुत ही शक्तिशाली पद भी प्रदान हो गया। ठीक है, तो यहां तक पहले आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है मोहम्मद शाह रंगीला के दौर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोगों ने देखा कि निजामुल मुल्क ने, ठीक है, चिनखलीज खां या आसफ जाह ने मोहम्मद शाह रंगीला की शर्तों को मंजूरी प्रदान कर दी। ठीक है, वह शर्त थी कि यदि मुगल साम्राज्य पे किसी भी प्रकार के देशी अथवा विदेशी आक्रमण होते हैं तो उसमें चिनखलीज खां को मुगल साम्राज्य की या जो मुगल सत्ता थी उसकी रक्षा करनी होगी और मुगल साम्राज्य के जो सेना है उसका नेतृत्व संभालना होगा। ओके, इसी क्रम में क्या होता है कि 1728-29 ईस्वी में मराठा पेशवा जो था बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, बाजीराव मस्तानी फिल्म से, बाजीराव प्रथम, ठीक है, जो कि बालाजी विश्वनाथ का पुत्र हुआ करता था और दूसरा मराठा पेशवा भी था। ठीक है, तो 1728-29 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली पे आक्रमण कर दिया जाता है और जैसे ही दिल्ली पे आक्रमण करता है बाजीराव प्रथम, अब समस्या आती है मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यह मुगल बादशाह था तो इसका सामना भी किसको करना पड़ता? मोहम्मद शाह को। ठीक है, परंतु मोहम्मद शाह इसका सामना नहीं करता है और इसकी टक्कर के लिए किसको आमंत्रित करता है? चिनखलीज खां अर्थात निजामुल मुल्क को। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीला निजामुल मुल्क या चिनखलीज खां, ठीक है, इसी का नाम है चिनखलीज खां, ठीक है दोस्तों, इसे आमंत्रित करता है और निजामुल मुल्क ने भी अपनी शर्तों को ध्यान में रखते हुए
मुगल साम्राज्य का रक्षा करना चाहा, और यही कारण है कि इसने मुगल सेनाओं का नेतृत्व किया, ठीक है, इस युद्ध में। और दोनों के मध्य एक युद्ध होती है जिसका नाम है पालखेरा का युद्ध, ठीक है, पालखेरा का युद्ध। परंतु उस समय अर्थात बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेना की जो शक्ति थी वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ठीक है। उसका सामना नहीं कर पाया कौन? निजामुल मुल्क। और पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम की विजय होती है और निजामुल मुल्क पराजित हो जाता है। जैसे ही निजामुल मुल्क पराजित होता है, बाजीराव प्रथम के साथ उसे एक संधि करनी पड़ती है, और यह संधि मराठों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। यह संधि क्या थी उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, यह समझौता है, ठीक है। 1729 ईस्वी में इसी युद्ध के उपरांत बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच एक संधि होती है जिसका नाम है शिवगांव की संधि, ठीक है दोस्तों, शिवगांव की संधि। इस संधि के अनुसार, इस संधि के अंतर्गत निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशी देना स्वीकार कर लिया, ठीक है, चौथ एवं सरदेशमुखी, ठीक है दोस्तों। यह जो चौथ था यह मराठों द्वारा उस प्रदेश पर आक्रमण नहीं करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। चौथ के अंतर्गत टोटल जो राजस्व होता था, ठीक है, उसका 1/4 भाग वसूला जाता था, ठीक है। और जो सरदेशमुखी होता था यह उस क्षेत्रीय प्रांत के या उस क्षेत्रीय राज्य के जो सरदार हुआ करते थे उनसे वसूला जाता था सरदेशमुखी, ठीक है। तो यह जो शिवगांव की संधि हुई थी 1729 ईस्वी में, इसके द्वारा निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ किसके लिए? मराठों के लिए, ठीक है, क्योंकि हालांकि मराठों का यहाँ पे साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया, परंतु राजस्व की जो वसूली है यह बाजीराव प्रथम अर्थात मराठों के ही हित में रहा। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बाजीराव प्रथम द्वारा पुनः 1737 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। बाजीराव प्रथम द्वारा पुनः दिल्ली पे आक्रमण किया जाता है कब? 1737 ईस्वी में। ओके, पुनः दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा? तो बाजीराव प्रथम के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इस समय भी अर्थात 1737 ईस्वी में भी मुगल जो सैनिक थे वे पराजित होते हैं मराठों के द्वारा और बाजीराव प्रथम के इसमें विजयी होते हैं, ठीक है। और उसके तुरंत पश्चात 1739 ईस्वी में भारत में नादिर शाह का आक्रमण होता है। इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहां पे 1739 ईस्वी में क्या होता है कि जो ईरान का दुर्रानी वंश का शासक था नादिर शाह, ठीक है, यह दिल्ली पे आक्रमण के लिए भारत का रुख करता है, ठीक है। परंतु यह जब अभी भारत से बाहर ही था, ठीक है, यानी भारत पर आक्रमण की योजना ही बना रहा था भारत के बॉर्डर पे आकर के, ठीक है। मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, और इसके जो अधिकारीगण थे, इसके जो सलाहकार थे, इसके जो मंत्रीगण थे, ये भयभीत हो गए थे किससे? नादिर शाह से, क्योंकि नादिर शाह एक बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का शासक था, ठीक है। इन लोगों की योजना थी, यानी जो भी हमारे मुगल बादशाह थे, ठीक है, उनके जो मंत्रीगण थे, उन लोगों की एक योजना थी कि जो नादिर शाह है उसका भारत में स्वागत किया जाए, उसका विरोध नहीं किया जाए और उसको 50 लाख की संपत्ति देकर के और भारत से विदा कर दी जाए, ठीक है। तो इससे हमारा जो भारत है यह बच जाएगा और
इसकी जो आक्रामक नीति है उससे भी हमारे जो जनता है, ठीक, वे बच जाएंगे। परंतु यह बात पसंद नहीं आई किसको, जो उस समय का यानी अवध का जो तत्कालीन उस समय का नवाब था सआदत खां बुरहान उल मुल्क, सआदत खां बुरहान उल मुल्क, ठीक है। यह बात सआदत खां को पसंद नहीं आई, ठीक है, और उसने नादिर शाह के पास जाकर के कहा, ठीक है, उसके पास यह खबर भिजवाई कि भारत में 50 लाख की ही संपत्ति नहीं है, ठीक है, आप यदि आक्रमण करते हैं दिल्ली पे, ठीक है, तो आपको यहां से अथाह संपत्ति प्राप्त होगी, है ना। अर्थात इसके कहने का मतलब था कि आप आइए और दिल्ली पे आक्रमण करिए, मुगल बादशाह को कमजोर करिए, आइए यहां से चले जाइए, ठीक है। और जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है, मुगल बादशाह कमजोर पड़ जाएंगे, तो मैं अपने आप को स्वतंत्र कर दूंगा, ठीक है। यानी शहादत खां को पहले से थी, मगर यह पूर्ण स्वतंत्र चाहता था, यही